हमारे जो संस्कार हैं उनमें भी थोड़ा सा गिरावट आई है और अब विद्यार्थी उस तरह के नहीं रह गए हैं। तो ये नशे का एकमात्र कारण दिखाई देता है फ्रस्ट्रेशन जी। तो अगर आप इंसान अच्छे हैं ना तो ये हो ही नहीं सकता कि आप अच्छे टीचर ना बने या अच्छे कार्यकर्ता ना बने या अच्छे समाज सेवी ना बने। हमारा जो सिलेबस है वो इंटरेस्टिंग कतई नहीं है। कहीं भी किसी स्कूल में कॉलेज में जाकर आप सिंसियरली पूछ लो कि बेटा आपको पढ़ाई में दिलचस्पी है, शायद ही कोई बच्चा हाँ बोलेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका जबर मीडिया पर स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर वेद प्रकाश चौरान जी और हम अपनी सीरीज का पहला वीडियो शूट कर रहे हैं, पहला इंटरव्यू ले रहे हैं जिसका नाम है शख्सियत। इसमें आपसे उन लोगों को मिलवाएंगे जो समाज में अलग हट के काम कर रहे हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश चौरान सर नेकीराम जो कॉलेज है रोहतक का, उससे रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और लगातार सामाजिक क्षेत्र में युवाओं के बीच, महिलाओं के बीच, बच्चों के बीच में लगातार काम करते रहते हैं। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं जो रोहतक में या आसपास के क्षेत्रों में काम कर रही है उनके साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है सर जबर मीडिया पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने पहले शख्सियत के तौर पर चुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। जी जी सर, वो तो आप हैं ही, इतना अच्छा काम जो समाज में कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है सर कि जो आपने टीचर का जो पेशा चुना, ये आपने बाई चांस चुना या आपकी चॉइस थी कि मुझे टीचिंग करनी है? इसका सीधा सीधा जवाब नहीं है। मेरे फादर टीचर थे जी जी। और जब स्कूल में पहली बार मैं गया और पहले इंसान से जो मुलाकात हुई वो शिक्षक से ही हुई। जी जी। और शिक्षक कई सारे होते हैं, उनमें से जो सबसे अच्छा लगा तो मन में आया मैं भी शिक्षक बनूंगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि बड़े होते होते बीएससी एमएससी करने के बाद हमने शिक्षक को कहीं भुला दिया और भाई हम तो अफसर बनना चाहते थे। सिविल सर्विस के एग्जाम भी दिए, एसएसबी में भी 2 बार फेल होकर तब तसल्ली हुई और बाद में फिर लगा कि भाई शिक्षक बनना भी एक अच्छी बात है। मुझे 2 व्यवसाय बड़े अच्छे लगते हैं, 2 प्रोफेशन, एक तो शिक्षक और एक गायक। गायक भी अपनी विधा में जब बोलता है तो वो आनंद आता है उसको जी जी। और यही मुझे शिक्षक में लगता है। जब आप कुछ भी पढ़ाते हैं, कुछ भी बताते हैं और बच्चों की आंखों में जो चमक आप तक पहुंचती है ना, वो एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन देती है। जी। तो शुरू में तो मेरा टीचर बनने का इरादा नहीं था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मैं ठीक जगह आ गया हूँ और मैंने अपने प्रोफेशन को 36 साल तक खूब निभाया और खूब मजा लिया। आपने अभी बताया था कि 36 साल तक आपने प्रोफेशन टीचिंग का प्रोफेशन किया, तो आपने बहुत सारी पीढ़ियां देखी है स्टूडेंटों की, जो युवाओं के मेरे स्टूडेंट थे। हाँ, तो वो सर क्या डिफरेंस लगता है आपको, पहले के जो स्टूडेंट थे और अब के जो स्टूडेंट है या युवा कह सकते हैं उसको, आपको कितना अंतर? क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, पहले बुक्स एक माध्यम था, अब इंटरनेट है, तो आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है पहले जो स्टूडेंट थे ना, दे वर वेरी रेस्पेक्टफुल जी। टीचर को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उनको चैलेंज करने का तो सवाल ही नहीं था। जी जी। किसी बात पे तर्क वितर्क भी होते थे तो थोड़ा झिझकते थे। अब जो हमारी हालत है वो कुछ और तरह की हो गई है। उसमें मैं उनको कसूरवार तो नहीं मानता युवा पीढ़ी को, लेकिन ये भी एक बात है कि आज गूगल महाराज आ गए। टीचर अगर कुछ भी इधर उधर की बात करता है तो फटाक से उसको दिखा दिया जाता है कि देखिए आप ऐसा ऐसा गलत कर रहे हैं। और दूसरा, हमारे जो संस्कार हैं उनमें भी थोड़ा सा गिरावट आई है और अब विद्यार्थी उस तरह के नहीं रह गए हैं। जो जनरेशन का गैप का हो या जो रेस्पेक्ट था या जो एक समर्पण की जो भावना थी वो बहुत कम हो गई है। और मुझे तो कई बार ये भी लगता है जैसे अपनी रोहतक का भिवानी है या ये इस तरफ का एरिया सोनीपत और दिल्ली से जो आसपास का लोग हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट है उनका बिहेवियर और उधर आप नारनौल, महेंद्रगढ़ और रिमोट एरिया चले जाओ, वहाँ आज भी स्थिति यहाँ से बेहतर है। तो फिर आप इसको किस तरह से देखते हैं कि उन बच्चों में वो ज्यादा एजुकेशन हासिल कर पा रहे हैं या ये? क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी आएगी वहाँ वाइड तो जाएगा, खुलेगा चीजें। व्यवहार नैतिकता में आप इसकी बात कर रहे हो, एजुकेशन में समझ गया, आपकी दोनों बात समझ गया। पहली बात तो जहाँ तक हमारे संसाधनों का सवाल है, जी, जिस तरह से इंटरनेट आ गया है, हमारे पास लैपटॉप, मोबाइल और ये सब सारी सुविधाएं हैं, ये तो वहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी है। जहाँ तक संस्कारों की बात है, मुझे लगता है जो भौतिकवाद की जो दौड़ है ना, वो अपने यहाँ इस तरफ थोड़ी ज्यादा है। जी, उस तरफ अभी भी थोड़ा थोड़ा संतोष है। बाकी ये कि भाई ये सब तो उस पर भी डिपेंड करता है कि पढ़ने वाला कितना इच्छुक है, उसकी जिज्ञासा कितनी तेज है। वहाँ के बच्चे भी आईआईटी में जाते हैं, यहाँ के भी जाते हैं, और जो नहीं पढ़ना चाहते वो यहाँ भी बदमाशी करते हैं, टाइम खराब करते हैं और वहाँ भी करते हैं।
एक और जो आजकल चीज हरियाणा में जो पहले पंजाब में थी कि युवाओं में नशा बहुत ज्यादा था, मतलब है पंजाब में, उड़ता पंजाब और वो सारी चीजें चलन अब उड़ता हरियाणा हो रखा है कि बहुत ज्यादा नशा है। तो आप इसको क्या कारण मानते हैं कि नशे की तरफ इतना रुख? मुझे नशे का एकमात्र कारण दिखाई देता है फ्रस्ट्रेशन जी। और फ्रस्ट्रेशन किस वजह से है, आज का युवा जो है, मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि भाई तुम्हारी बदकिस्मती है, गलत टाइम पर पैदा हुए हो। अब बेरोजगारी की बात कर लो या समाज के अंदर आपाधापी की बात कर लो या कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता ये बात कर लो, युवा सब कुछ करने के बावजूद भी उसे इतना भरोसा नहीं है कि मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी जी। उसने सारे एग्जाम भी पास कर लिए, सब कंपटीशन में भी अव्वल आ रहा है, वो लिस्ट भी आ गई है, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो नौकरी तक नहीं पहुंच पा रहा है। चाहे उसे अपना काम शुरू करना है तो उसके पास पैसा भी है, तो भी रेड टेपिज्म हमारी इतनी है, कहने को तो हम कह देते हैं एक खिड़की पे ये सारी की सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जब हम उसमें जाकर उसको भुगतते हैं तो युवा को एक भय बना रहता है और उसी भय के चक्कर में अब हम बाहर भी भागने लगे हैं। और इसको मैं उड़ता पंजाब की तरह से तो नहीं कहूंगा, लेकिन नशे की प्रवृत्ति हमारे यहाँ खूब बढ़ रही है, खासतौर पर पंजाब वाला जो एरिया है जो साथ हमारे लगता है वो बहुत बढ़ रहा है। और उसका एकमात्र कारण मुझे उनकी फ्रस्ट्रेशन है। अगर हमारी बेरोजगारी थोड़ी सी कम हो जाए और इस तरह की सुविधाएं थोड़ी ज्यादा हो जाएं कि आप अपना काम आराम से शुरू कर सको, तो इसकी तरफ थोड़ा सा मतलब रुकावट आ सकती है जी। मैं एक चीज देखता हूँ कि कई बार हम बीच में बच्चों के या युवाओं के बीच में काम करते हैं, एजुकेशन की जो पॉलिसी है, जो किताबें हैं, जिस तरह का सिलेबस है, वो भी कुछ बार नजर आता है कि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा नहीं कर रहा। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये हल नहीं है कि एजुकेशन को किस तरह से मॉडिफाई किया? मैं अपना उदाहरण दे सकता हूँ। मैंने जैसे एमएससी फिजिक्स की डिग्री प्राप्त की, वहां तक जो हमने फिजिक्स पढ़ी उसका मात्र 20% हम स्टूडेंट्स को देते हैं या स्टूडेंट्स के काम आता है जी। और वो तो तब है जब मैं टीचर बन गया। जो लोग टीचर नहीं बने उनके वो कितना काम आया जी। बिल्कुल इसी तरह से जब हम सिलेबस को डिसाइड करने बैठते हैं तो हमारे यहाँ धरातल पर असली बात जो हम सब शिक्षक जानते हैं, बेशक दुनिया के आम आदमी नहीं जानता, हम या तो उठाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस ले लेते हैं या तो उठाकर कुरुक्षेत्र का, हम उसमें कोई भी ताक झांक नहीं करते। और वहां पर जो डिसाइड करने वाले लोग हैं उनका ग्रामीण परिवेश से कोई लंबा चौड़ा वो नहीं है। यही कारण है कि हमारा जो सिलेबस है वो इंटरेस्टिंग कतई नहीं है। कहीं भी किसी स्कूल में कॉलेज में जाकर आप सिंसियरली पूछ लो कि बेटा आपको पढ़ाई में दिलचस्पी है, शायद ही कोई बच्चा हाँ भरेगा। तो हमने उसको इतना रूखा और इतना बेमतलब का बना रखा, इतनी सारी चीजें हम उसके दिमाग में ठूस देना चाहते हैं। मैंने एक सर्वे पढ़ा था कि हमारी जो शिक्षा है ना उसमें इतना सारा मटेरियल हम विद्यार्थी के दिमाग में घुसा देते हैं कि उसका 10-20% ही लाइफ में काम आता है। काश हम उसे रोचक बनाएं और बच्चा तड़फे कि कल मैं स्कूल में जाऊंगा, मुझे कॉलेज में जरूर जाना, मैं छुट्टी नहीं करूंगा। ऐसे हालात हमने कभी ना सुने ना कभी देखे, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का जो पाठ्यक्रम है वो अरुचिकर है। टीचर तो बहुत सारे हैं, मतलब भारत में भी और हरियाणा में भी, रोहतक में भी, लेकिन सामाजिकता बहुत कम टीचर्स में नजर आते हैं कि वो अपने सिलेबस तक और अपने प्रोफेशन नौकरी तक ही रहते हैं। तो आप में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ कि मुझे भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए टीचिंग के साथ साथ? नहीं, मैं इसे टीचिंग से ना जोड़ के इंसानियत से जोड़ना चाहूँगा जी। हर इंसान के अंदर एक मासूमियत होती है। बचपन में जब भी आपको कहीं किसी की मदद करने का मौका मिलता है जी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको बढ़ चढ़ के करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निष्प्राण होते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं चाहे कितना बुरा हो जाए। तो जब मैं स्टूडेंट था तब भी कहीं पर भी कोई इस तरह की घटना होती कि भाई जहाँ मदद करने का मौका मिलता तो मैंने कभी नहीं चूका जी। और आज भी मुझे लगता है कि बतौर टीचर नहीं, अगर आप इंसान अच्छे हैं ना तो ये हो ही नहीं सकता कि आप अच्छे टीचर ना बने या अच्छे कार्यकर्ता ना बने या अच्छे समाज सेवी ना बने। तो ये तो भगवान ने सब में एक गुण तो डाल के भेजा है, वो खराब हो जाता है या हालात बिगाड़ देते हैं वो एक अलग बात है। तो मुझे तो लगता है कि रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि जो हमारी जिम्मेदारियां थी तकरीबन परिवार की कह लो या समाज के प्रति जो हम जिस चीज का वेतन लेते थे वो भी पूरी हो गई है, उसके बाद हमें और भी ज्यादा मौका मिलता है जी। और मैं इसे समाज सेवा नहीं मानता, मुझे तो लगता है ये तो हमारा कर्तव्य बनता है जी। भाई समाज ने हमें इतना दिया है, स्कूल कॉलेज में जो भी हमारे शिक्षक थे उन्होंने हमारे पे मेहनत की थी, तो कुछ तो हमें रिपे करना चाहिए जाते जाते। अब आप रिटायरमेंट के बाद कैसे देखते हैं कि जिंदगी आपको कैसे समाज में किस तरह से लगानी है? मुझे लगता है कि रिटायरमेंट एक ऐसा दौर होता है जिसमें हम पारिवारिक जिम्मेदारी तकरीबन पूरी कर चुके होते हैं
और अपना जो नौकरी थी या जो भी पेशा था जिससे आप रिटायर हुए वो भी पूरा हो गया है, तो अब हमें खुल के जीने का एक अवसर मिलता है। जो भी आपका शौक दबा हुआ था, जैसे मुझे हमेशा छोटी छोटी कहानियाँ और इस तरह की बातें और बच्चों के बीच में जाके, ये मुझे बहुत पसंद है, शुरू से ही पसंद है। इवन जब कॉलेज की छुट्टी हो जाती तो भी मैं बच्चों को इकट्ठा कर लेता था और बातचीत करते थे, कभी उनकी समस्याएं लेते थे। इसी तरह से आप गर्ल्स की जैसे कोई समस्या थी वो इकट्ठा होके मेरे पास आती थी, बतौर प्रिंसिपल में बता रहा हूँ। तो रिटायरमेंट के बाद आपका जो भी शौक था उसे आप पूरा कर सकते हैं, और अगर वो समाज का कुछ भला कर सकता है तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। आप किसी ऐसे बुजुर्ग के पास बैठ के 10 मिनट बात कर लीजिए जिससे कोई बोलने चालने वाला नहीं है। ऐसी गरीब बस्ती में चले जाइए जहाँ पर बहुत कमियां हैं, या फिर आप जैसे समाज सेवी के पास जाकर शाबाशी दे आइए उसे, कुछ और नहीं तो, ताकि उसे प्रोत्साहन मिले कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो मुझे तो लगता है कि रिटायरमेंट के बाद जो आपके अनुभव हैं उनको अगर हमने बेकार कर दिया तो कोई फायदा नहीं है, तो फिर उसको रिटायरमेंट को मैं सफल नहीं मानता। और जो आपके अनुभव हैं अगर वो आप 2 आदमियों को भी, 2 बच्चों को भी, 2 महिलाओं को भी दे पाए तो मुझे लगता है वो सफलता है। रिटायर्ड आदमी को रोजाना शाम को ये जरूर सोचना चाहिए कि आज मुझे समाज को मैं क्या दे पाया, और अगर मैं नहीं दे पाया तो निठल्ला हो गया, तो मैं समाज के किसी काम का नहीं। तो जो भगवान ने हमें इतना दिया है, शरीर भी अच्छा दिया, माहौल भी अच्छा दिया, सारे सब कुछ दे रखा है, तो हमारा इतना फर्ज तो बनता ही है कि हम समाज को कुछ ऐसा दें ताकि हमें जाते वक्त ये पछतावा ना हो कि भाई हमने कुछ भी नहीं किया। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि बहुत सारे जो 1 क्लास ऑफिसर है रिटायर होने के बाद, है ना, आप देखेंगे कि पार्क में एक छोटा सा डंडा लेके और ऐसे चलते हैं 1 महीने तक, वो पूरा मतलब मेंटेन रखते हैं अपने आप को, फिर पता नहीं वो कहाँ गायब हो जाते हैं। इसको अब कैसे देखते हैं कि ये क्या चलन है? कि कहीं मैंने पढ़ा था कि कोई डिप्टी कमिश्नर है, वो रिटायर हो जाता है मान लीजिए, तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं डिप्टी कमिश्नर था ना, उसकी सोच ये होनी चाहिए कि वो जो कुर्सी थी वो डिप्टी कमिश्नर की थी, वो मुझे कुछ समय के लिए मिली थी, मैं वही हूँ जो पहले था और उस पर से अब उतर गया हूँ। कुछ लोग उस कुर्सी पर से मानसिक तौर पर से नहीं उतर पाते और बाद में वो आकर बड़े कुंठित हो जाते हैं, उनका अहंकार और उनकी पोजीशन और वो सारा गांठ बांधे उसको लिए घूमते रहते हैं। कुछ दिन तो वो घूमते हैं, क्योंकि समाज में तो आप जैसा काम करोगे वैसा दर्पण दिखेगा। अगर आपने किसी से सीधे मुंह बात नहीं की, कुर्सी के अकड़ में रहे, अब भी पार्क में डंडा लिए अकेले घूम रहे हो, तो यकीनन वही होगा जो आप कह रहे हैं। और अगर आप कुर्सी से उतरते ही बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसे हर इंसान को होना चाहिए, तो सब आपसे प्यार से बात करेंगे। मुझे इस जुमला बहुत बार सुनने को मिलता है कि आप सरल बहुत हो। मैं कहता हूँ इतना ज्यादा गंभीर होने की जरूरत क्या है? आप जो हो वो दिखेगा, सच्चाई कभी भी छुपा नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है। ये मोटिवेशनल वीडियो जो आप बनाते हैं, ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि मुझे इस में भी, क्योंकि एक दौर में हम देखते हैं कि बुजुर्ग ये कहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी तो हमारे समझ में नहीं आएगी, हम नहीं करेंगे, तो आपके अंदर ये चीज कैसे पनपी कि मुझे मोटिवेशनल वीडियो बनाना है? पता क्या है कि हमारे जो टीचर थे, खास तौर पर जो स्कूल के टीचर थे, मिडिल स्कूल के कहूँगा मैं, तो वो इतने गजब के थे वो कि उन्होंने जो हमें प्रोत्साहन दिया। मेरे में एक सबसे बड़ी अच्छी आदत जो मैं मानता हूँ वो ये है कि मैं पढ़ता बहुत, और जब भी मुझे कोई छोटी मोटी इस तरह की बात है जो मेरे मन को टच कर जाती है, मैं इमीडिएटली उसे कॉपी करके और अपने उसमें डाल देता हूँ। और फिर उसी चीज को जो आपने कोई मान लीजिए मणिपुर की कोई लोक कथा पढ़ी, उसको आप हरियाणवी में या हरियाणा के संदर्भ में डालकर उसमें थोड़ा सा आगे पीछे कुछ रोचकता ला के उसे बना दो तो लोग उसे पसंद करते हैं। और मुझे लगता है सोशल मीडिया पे बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो कोई अच्छी बात बताते हैं। अच्छी बात अच्छी सबको लगती है, पर बताने वाले ही नहीं है। उसके ऊपर जो गंदगी घूम रही है उससे लोग तंग आ जाते हैं। खास तौर पर मैं देख रहा था, मेरे 1.5 लाख के करीब फॉलोअर हैं, तो उनमें 25 से लेकर और 40 तक के मैक्सिमम है। का मतलब लोग जानना चाहते हैं, अच्छी चीज को सुनना चाहते हैं, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। तो मुझे ये पढ़ने का शौक था, छोटी छोटी चीजें जो भी मुझे टच करती है। मेरी एक भी स्टोरी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो मन को ना छूती हो। सुनी सुनाई बात कहने की बजाय अपना अनुभव अगर आप उसमें मिला देते हैं तो लोग उसे पसंद भी करते हैं। और फिर मेरा ये शौक भी है, तो ये सारी चीजें मिलकर एक अच्छा आउटपुट दे रहा है। और मुझे लगता है रिटायरमेंट के बाद मेरा समय सही पास करने के लिए सबसे बढ़िया है। और विशेष तौर पर जब अच्छे लोगों की नजर में आप आ जाते हो तो वो आपको पसंद भी करते हैं, आपको बुलाते भी हैं, और इस बात को हम फैलाते भी हैं, और यही मेरा पर्पज है। जी, ये चीजें नजर आती है, जैसे फिल्मों में है, वीडियोस बनाते हैं तो लोग कहते हैं कि लोग अच्छे वीडियो देखना पसंद नहीं करते, ये हमने इतने सारे प्रयास किए लेकिन बनी नहीं बात, ये वो अलग अलग तरह देते हैं। आपको इसमें कोई दिक्कत महसूस होती है? एक बात तो उनकी ठीक है,
अगर आपके कथन में कोई रोचकता नहीं हुई जी तो भले ही वो अच्छी बात हो चाहे भले ही बुरी हो, उसको नहीं देखेंगे। हाँ, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। आप छोटा सा उदाहरण ले लो, खेत में आप कुछ भी ना बो, फसल अपने आप जो जो क्या बोलते हैं उसको खरपतवार, वो खामखा की अपने आप उगाएगी। लेकिन अगर आपको गेहूं बोना है तो उसको 4 बार 5 बार आप उसे उसकी गुड़ाई करेंगे तब जाके गेहूं। अच्छी बात को करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी अच्छी कालजयी रचनाएं हैं आपकी इसी पे हैं, पढ़ने की भी है और सुनने की भी है। और गंदगी जो है वो अपने आप को भरती है। और हमारा युवा वर्ग है, उसको अगर आप दिशा नहीं दोगे तो वो गंदगी में ज्यादा जल्दी कूदेगा। अब इतने गंदे गंदे गाने लोगों ने गा रखे हैं और इतने अभद्र तरीके से वो शरीर को मटकाते हैं कि शर्म आती है। और अब तो मुझे क्रिटिसाइज करना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने बुजुर्गों को मिला के छोड़ दिया उस पर। बुजुर्ग ताइयां हैं, ताऊ हैं, उनसे पता नहीं क्या क्या गंदगी कहलवा के हम वो रील बनाते हैं और फिर सारा दिन उसी को देखते रहते हैं। तो अगर अच्छा कंटेंट हो, रोचक तरीके से पेश किया जाए तो लोग अच्छे को भी पसंद करते हैं। जी। मुझे नहीं लगता कि सारी गंदगी ही देखते हैं। लेकिन आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। हाँ, कहने की और दम होना चाहिए, सीधी सी हमें सच्चाई बोलनी चाहिए। ऐसा कह देने से कौन सच, आप को वृत्तांत बताओ, कोई बात बताओ तो सुनेंगे अच्छे तरीके से। बिल्कुल। तो आप युवाओं को क्या मैसेज या समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरीके से? मैं नहीं समझता कि समाज को कोई मैसेज देने लायक इतना बड़ा महात्मा हो गया हूँ। हाँ, युवाओं के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बेटा ये जो 3-4 साल होते हैं ना, इसमें अगर हमने मेहनत नहीं की तो फिर बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर इन 3-4 सालों में हमने मेहनत कर ली, अपने आप को किसी काबिल बना लिया, चाहे वो स्किल के एंगल से है, चाहे कोई नॉलेज के एंगल से है, तो हमारा जीवन सफल रहेगा। ये बात उनके दिमाग में बैठनी ही चाहिए कि बिना मेहनत की जिंदगी सफल नहीं होने वाली है। कोई आपको बहका देता है, कोई कुछ कह देता है, ये सारी चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब सारा समय जा चुका होगा। तो मेहनत का कोई विकल्प मुझे दिखाई नहीं देता। एकमात्र ये बात अगर युवाओं को समझ में आ जाए तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात है उनके लिए। जी, थैंक यू सर, आप आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी शुक्रिया जो ये वीडियो देखा है। और हम आगे लगातार ऐसी शख्सियतों से आपको मिलवाते रहेंगे जो सामाजिक क्षेत्र में अलग हटके काम कर रहे हैं, जो उस ढर्रे पे नहीं चल रहे जो बना बनाया ढर्रा है, और जिन्होंने चैलेंज किया है कि हम अलग हटके काम करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।